हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। हमने लास्ट लेक्चर में जो खत्म किया था वो था एलजेब्रा। एलजेब्रा पे हमने बेसिक और क्वेश्चंस देखे थे, उसके बेसिक फॉर्मूलाज देखे थे और उन फॉर्मूलाज के आधार पर उसी कंसेप्ट पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, और एलजेब्रा वाला चैप्टर हमने खत्म किया था। ठीक है, तो उसमें जितने टाइप के क्वेश्चन थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं, ए क्यूब वाले और ए स्क्वायर वाले, और सारे फॉर्मूले देख लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से लेके ए क्यूब, जितने भी फॉर्मूले हैं ए प्लस बी के होल क्यूब तक, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे भी हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको एलजेब्रा वाला चैप्टर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा उस वीडियोस को देखिएगा, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका एलजेब्रा अच्छा होता जाएगा। मैथ का बच्चा फंडा यही है कि अगर आप जितनी उसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो मैथ्स में हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, और पुरानी जितनी चीजें मैंने पढ़ा चुका हूँ वो सारी दोबारा दोहराते रहिए, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होता चला जाए। तो आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम मेंसुरेशन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि क्षेत्रामिति। क्षेत्रामिति। इस मेंसुरेशन में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, दो टाइप की जो है आकृति डिस्कस करेंगे। पहली करेंगे 2D और फिर करेंगे 3D। 2D और 3D आकृति। 2D आकृति यानी कि जो केवल दो भुजाओं से मिलकर बनी हो। समझ लीजिए कोई वर्ग है, ठीक, या 2D आकृति ये समझ लीजिए 2D डायमेंशन, दो डायमेंशन जिसमें होती है। भुजाएं नहीं कहेंगे उसको, डायमेंशन कहेंगे, यानी कि विमाएं, मतलब दिशाएं। मान लीजिए अगर आप शुद्ध हिंदी में बात करें तो दिशाओं में, दो दिशाओं में जब भुजाएं बढ़ती हैं तो उनको हम 2D आकृतियां कहलाते हैं। ठीक, ऐसे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई वर्ग बनाया, एक आयत बनाया, एक हमने त्रिभुज बनाया। ठीक है, तो इन 2D आकृतियों को हम एक ही सरफेस पे शो कैसे कर सकते हैं? केवल लंबाई और चौड़ाई के द्वारा। ठीक है, इसमें देख लीजिए, इसमें तीनों ही लंबाइयां हैं। ठीक, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। जब इसमें एक डायमेंशन और आ जाती है, यानी कि 2D आकृतियों में अगर मैं एक डायमेंशन और बढ़ा दूं, इसमें दो ही डायमेंशन है, यानी कि हम x की तरफ बढ़ लें और y की तरफ बढ़ लें, या तो इधर इधर बढ़ेंगे या इधर इधर बढ़ेंगे। तो 2D डायमेंशन यानी कि दो विमीय आकृतियां वो आकृतियां होती हैं जिनमें दो दिशाओं यानी कि दो अक्ष की आवश्यकता होती है, यानी कि एक x और एक y की। ठीक, समझ में आ गया 2D आकृतियों में। अब 3D आकृतियां कौन सी होती हैं? 3D आकृतियों के अनुसार यदि मैं इसमें एक डायमेंशन और बढ़ा दूं, यानी कि एक x एक्सिस हो गया, एक y एक्सिस हो गया और एक z एक्सिस। तो ये z एक्सिस कैसे आएगा? इसमें ऊपर की तरफ उठा हुआ आ रहा है। ऊपर की तरफ हम बोर्ड पर दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसको इस तरह दिखा देते हैं। ये ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि सरफेस से बाहर की तरफ या फिर सरफेस के अंदर की तरफ, इस तरह मान सकते हैं। तो एक्स वाई, ये हो गया पूरा एक्स एक्सिस, ये पूरा वाई एक्सिस और ये पूरा जेड एक्सिस। तो 3D आकृतियों में तीन विमाएं होती है, यानी कि तीन अक्ष होते हैं या तीन डायमेंशन होती है। तो तीन डायमेंशन वाली कौन सी आकृति है जो आपने देखी होंगी, जो तीनों दिशाओं में बढ़ती हूँ, लेफ्ट राइट या फिर अप डाउन और अंदर बाहर, यानी कि इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक, तो कौन कौन सी आकृति इसमें आ जाती है? आपने देखी होंगी बचपन से 3D आकृतियां। 3D नाम भी बहुत सुना होगा, 3D मूवीज भी आ रही हैं आजकल। तो मान लीजिए एक स्फीयर है, ठीक, वृत्त इसमें आएगा। वृत्त में केवल एक ही दिशा होती है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो ही दिशाएं होती है इसमें। इसमें तीनों आकृतियां आती है स्फीयर में। ये इसको हम भरा हुआ दिखाते हैं। ठीक है, और कौन सी हो सकती है इसमें? एक क्यूब हो सकता है, बताता हूं कैसे। 3D आकृति में क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। ठीक, तो जो आकृतियों में तीन डायमेंशन होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो सारी की सारी 3D आकृति या 3D आकृति कहलाती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? इसमें हमने मान लिया स्फीयर, क्यूब और एक क्यूबॉइड, इस टाइप की आकृतियां इसमें तीन डायमेंशन। इसमें देख लीजिए तीन डायमेंशन कैसी हैं, ये एक्स वाली हो गई, ये वाई और ये जेड वाली। तो क्यूबॉइड, क्यूब और इस टाइप की आकृतियां जो स्फीयर वाली आकृतियां वो 3D डायमेंशन। हम 3D को नेक्स्ट वाले उससे स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट
अभी तो 2 लेक्चर कम से कम हमारा 2D आकृतियां चलेगा, पहले इसको कवर कर लेते हैं फिर 3D आकृतियों की तरफ बढ़ेंगे। इस लेक्चर से मतलब इस चैप्टर को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी एग्जामों में लगभग पूछा जाता है। यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, यूपी टेट, सीटेट वगैरह इन सब के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्षेत्रमिति को हम एक एक टॉपिक वाइज कवर करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके और सारे तरह के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। जो क्षेत्रमिति होती है उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक होता है क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया एंड परिमाप यानी कि पेरीमीटर, ठीक। ये 2D आकृतियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीजें, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। 2D आकृतियों में ये दोनों तो होते ही हैं, इसके अलावा क्या पूछ लिया जाता है हमसे, उसका आयतन, ठीक है। आयतन यानी कितनी चीजें उसमें रखी जा सकती, कोई भी चीज होती, किसी का आयतन क्या होता है, किसी चीज का वॉल्यूम यानी कि उसमें कितना पानी या द्रव या कितनी चीज कंटेन हो सकती है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। यानी मान लीजिए हमारा कमरा है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये क्यूब या क्यूबॉइड शेप में हो सकता है, इसमें कितने आदमी आ सकते हैं या कितना सामान आ सकता है वो उसका आयतन कहलाएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्षेत्रफल आपने जाने होगा, क्षेत्रफल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्षेत्रफल मान लीजिए कोई आकृति घिरी हुई आकृति है, ठीक है, इस तरह मान लेता हूं ये है, तो जितना उसका अंदर का सरफेस का, ठीक है, जितनी जगह घेरेगी, अंदर का सरफेस जितनी जगह घेरता है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। सरल शब्दों में समझिएगा, डेफिनेशन नहीं आती लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। जितनी आकृति, कोई भी 2D आकृति जितनी जगह घेरती है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। परिमाप क्या होता है, कोई भी इसी को ले लीजिए, परिमाप क्या होगा इसका, क्षेत्रफल जो उसका घिरी आकृति होती है या कितनी जगह घेरती है। परिमाप जब मैं इनमें भुजाओं को जोड़ देता हूं, मान लीजिए इसकी एक लेंथ है, इसकी ब्रेथ है, अब ये दोनों, ये L ये B, अब त्रिभुज है, इसको A मान लेता हूं, इसकी भुजा को दूसरी B, तीसरी C, तो इन सब का योग, मान लीजिए अगर मैंने इस आयत ले लिया, अगर ये लेंथ L है तो सामने वाली भी L होगी, ये B है ये B है, तो इसका क्षेत्रफल क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, बचपन से पता है आपको। तो परिमाप के लिए क्या करते हैं, इन चारों को ऐड कर देते हैं, यानी जितनी भुजाएं होती है उन सबका योग किसी भी आकृति का परिमाप कहलाता है। कोई भी आकृति ले ली त्रिभुज, उनकी 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो वो परिमाप प्राप्त हो जाएगा। क्षेत्रफल के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, वो हम टॉपिक में कवर करेंगे जिस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो परिमाप समझ में आ गया, क्षेत्रफल समझ में आ गया। अब एक एक करके सारे हम पॉइंट पढ़ते हैं, यानी कि जितने आपके टॉपिक हैं, त्रिभुज, उसके अलावा और परिमाप, वर्ग और आयत, ये सारी चीजें हम 2D में कवर करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अपने पास त्रिभुज, यानी कि नाम से समझ में आ रहा होगा, ट्राइएंगल। अच्छा, त्रिभुज हिंदी में त्रिभुज और इंग्लिश में ट्राइंगल, यानी कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति, 1 2 3, और 3 कोणों से घिरी आकृति, बात एक ही है। ट्राइएंगल यानी कि 3 एंगल, त्रिभुज यानी 3 भुजाओं, इनको घिरी आकृति जब बनाई जाती है, 3 भुजाओं को हम घेर के कोई आकृति बनाते हैं तो हमें एक त्रिभुज यानी ट्राइंगल प्राप्त हो जाता है। ये इसकी भुजाएं हो गई, एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, एंगल हो गया 1 2 3, ठीक है। तो यानी कि 3 भुजाएं और तीनों कोण हो, उसके घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, उसको हम त्रिभुज कहते हैं। और इसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इसकी भुजा ए बी, ये है पॉइंट ए, ये इसका बी, ये पॉइंट सी, यानी कि त्रिभुज को ए बी सी को मिला के हमने एक त्रिभुज बनाया है। तो इसमें क्या मान लेता हूं मैं, इसको अगर मैं साइड ए मानता हूं स्मॉल ए, या ए बी ना माने तो हम क्या करेंगे, भुजा ए बी। तो हमेशा याद रखिएगा त्रिभुज की कोई प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, त्रिभुज की डेफिनेशन लिखने की जरूरत है, लिख लीजिएगा कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति और जिसमें 3 एंगल भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, त्रिभुज कहलाते हैं। अब इसकी एक प्रॉपर्टी देख लीजिए, पहला पॉइंट क्या है प्रॉपर्टी का, किसी एक भुजा का योग बाकी 2 भुजाओं के योग से छोटा होता है। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज की, लिख लीजिएगा, त्रिभुज की 2 भुजाएं या 2 साइड्स, ठीक है, का योग क्या
बड़ा होता है तीसरी भुजा से। ठीक है, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी, अब जब योग बड़ा है तो अंतर जाहिर सी बात है छोटा होगा। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर यानी कि सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस छोटा होगा तीसरी भुजा से। अभी मैं समझाऊंगा कंसेप्ट और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है अपने पास, हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 180, यानी कि जितने एंगल्स होते हैं त्रिभुज के अंदर उन सबका ये सम कितना होता है 180। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर मैं त्रिभुज ये मान लूं, ये एंगल ए, ये एंगल बी, इसको हम ए नाम दे देते हैं, ये सी नाम दे देते हैं, इसको भूल जाइए अभी। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए इसके अनुसार चलेंगे, ये एंगल सी, ये एंगल बी। ठीक है, तो इस वाली प्रॉपर्टी से क्या समझ में आया, दो भुजाओं का योग, मान लीजिए ए बी, एक भुजा ये है ए बी प्लस ए सी, ऐसे मान लेता हूं, या फिर ए बी प्लस बी सी, इस तरह भी ले सकते हैं, बड़ा होगा हमेशा सी ए से, यानी किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, वो कह रहा है नेक्स्ट लाइन में, अब ये ए बी प्लस बी सी के अलावा हम ये भी ले सकते हैं, अगर आपको बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए बड़ा होगा ए बी से, यानी कि कोई भी दो भुजाएं जिनका सम करेंगे वो तीसरी भुजा से हमेशा बढ़ी जाएंगी। और अब तीसरे पॉइंट से ले लेते हैं, ए बी बी सी हो गया, बी सी सी ए हो गया, अब बचेगा ए बी सी ए बड़ा होगा बी सी से। तो त्रिभुज के बनने के लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अब कह रहा अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा, बस इसमें माइनस लगा दीजिए। अगर ए बी माइनस बी सी छोटा हो तो वो त्रिभुज बनेगा। ठीक है, त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है, तीनों हम निकाल के देख लेंगे क्वेश्चन में, अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होंगी तो वो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे क्या है, ए बी माइनस बी सी छोटा होगा सी ए से, बाकी इनको भी देख लीजिए, बी सी माइनस सी ए छोटा होगा ए बी से, या फिर ए बी माइनस सी ए छोटा होगा बी सी से। तो इस तरह हम प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं, यानी कोई भी दो भुजाओं का योग अगर बड़ा होगा तीसरी भुजा से, और इन्हीं दो भुजाओं का योग डिफरेंस यानी कि अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा, तभी वह त्रिभुज बनेगा। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, तीनों कोणों का योग 180, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा कितना होगा 180। तो इन पॉइंट को आपको याद रख के क्वेश्चन करने हैं। त्रिभुज के ये मेन प्रॉपर्टी है, इनको याद करिएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं त्रिभुज के टाइप्स और त्रिभुज के उनके टाइप्स के सारे फॉर्मूले के, किस टाइप के फॉर्मूले किस तरह क्षेत्रफल या परिमाप निकाला जाता है। तो इस चीज को पहले नोट कर लीजिएगा, फिर नोट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है त्रिभुजों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज बेसिक अगर आपको समझना हो, ये त्रिभुज हो गया, हमने बताया था अभी, तीन भुजाएं तीन कोण। अगर मैं इसमें इसकी हाइट मान लूं, यानी त्रिभुज की ऊंचाई h मान लेता हूं, और इसका बेस मान लेता हूं यानी कि आधार, इसको लिख लीजिए, ये है ऊंचाई। ठीक है, और इसको लिख लीजिए ऊंचाई, और इसको मैं आधार मान लेता हूं, आधार जिस पर वो त्रिभुज खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीधे सीधे याद रखिएगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो आपके कोई भी त्रिभुज हो उसमें काम आएगा, यानी कि कोई भी बेसिक त्रिभुज हो, किसी भी टाइप का त्रिभुज हो, अगर आपको आधार और ऊंचाई निकल आएगी तो आपका सीधे एरिया आप निकाल सकते हैं, यानी कि क्षेत्रफल के लिए सीधे सीधे इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें टाइप्स ऑफ त्रिभुज पढ़ लेते हैं। अब त्रिभुजों के प्रकार में सबसे पहला कौन सा त्रिभुज आएगा अपना, त्रिभुजों में प्रकार के हिसाब से सबसे पहले देखेंगे भुजाओं के आधार पर, यानी कि बेसिस ऑन
साइड्स के बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं वो देखेंगे। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहला अपने पास आता है समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो। ठीक। दूसरा आता है अपने पास समद्विबाहु, यानी कि जिसकी दो साइड्स बराबर हो या इक्वल हो, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। और तीसरा आता है अपने पास, वो आ जाता है जिसकी तीनों बराबर हो, दो बराबर हो, एक भी साइड बराबर ना हो, तो विषम बाहु, जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हो या अलग अलग माप की हो, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। तीन टाइप के भुजाओं के आधार पर त्रिभुज बनते हैं अपने पास। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज अभी मैंने बताया था, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, यानी कि मैं मान के चलता हूं अगर ये 10 है तो ये भी 10 साइड्स, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि अगर ये ए मानूं, ये भी ए होगी और ये भी होगी। समद्विबाहु यानी कि दो साइड्स इक्वल हो। ठीक है। पहला इस तरह लिखेंगे इसको, तो समद्विबाहु यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए, और तीसरी वाली जो होगी वो अलग होगी, यानी कि बी। इसमें दो साइड्स बराबर होंगी। विषम बाहु त्रिभुज जिसमें कोई भी साइड बराबर ना हो। ठीक है। यदि ये ए है तो ये बी, ये सी। तो आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायग्राम बना लीजिएगा। इनकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाए तो आप दिमाग में रखिएगा क्या, कि जिस त्रिभुज की तीनों साइड्स बराबर हो यानी तीनों भुजाएं, तो वो समबाहु। ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, आपको परेशानी ना हो। ये हो गया इक्विलेटरल। ठीक है। जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो। ठीक है। ठीक। इक्विलेटरल, और जिसकी दो साइड्स बराबर होती है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस, जिसकी दो साइड्स बराबर हो यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल। और विषम बाहु जिसकी एक भी साइड बराबर ना हो यानी स्केलेन। ठीक है। तो इस तरह आपको याद रखना है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड इक्विलेटरल बोलते हैं उसको, समद्विबाहु आइसोस्केल्स यानी कि जिसमें आइसोसेलेस भी बोलते हैं, आइसोस्केल्स भी बोलते हैं। इसमें ए और ए दो साइड्स बराबर होंगी, तीसरी भिन्न होगी यानी कि अलग होगी। विषम बाहु में कोई भी साइड बराबर नहीं होती, यानी कि ये 10, ये 20, ये 30 इस टाइप की आपको साइड्स मिलेंगी। ठीक है। अब इनका हम धीरे धीरे एक एक फॉर्मूला बना लेते हैं। किस तरह फॉर्मूला इसके हम तैयार करते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज के लिए। तो समबाहु त्रिभुज में सबसे पहले जो अपने पास आता है वो आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। एरिया निकालने के लिए कहेगा आपसे, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया। ठीक है। लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सीधे सीधे याद रखिएगा, √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा अगर ए है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है। भुजा का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर मैं इसकी हाइट निकालूं, अगर मैं त्रिभुज को इसको निकाल लेता हूं, एरिया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए। ठीक है। इसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई कितनी है, इसको अगर मैं h मान लूं। ठीक है। इसकी ऊंचाई अगर मैं h मान लूं, तो समबाहु त्रिभुज की हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी होगी, समबाहु की ऊंचाई नोट करके चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालेंगे इसको हम, अगर मैं समबाहु त्रिभुज की मेन प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, समबाहु त्रिभुज के सारे कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री, यानी कि ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब इसी के आधार पर हम h निकालेंगे। ठीक है। इस ट्राइंगल को मैं सामने से हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये ट्राइंगल अपने पास छोटा वाला है, इस तरह निकाल लेता हूं मैं। ये अगर h है मेरे पास, ये अगर 60 डिग्री है, हमें h की वैल्यू चाहिए, और ये मेरे पास a है, तो यहां से देख लीजिए ये है लंब, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें साइन और कॉस लगा सकते हैं इसमें। तो यहां से देख लीजिए ये है लंब, ये है कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में साथ आते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमेशा साइन में साथ आते हैं। तो साइन 60 बराबर क्या आ जाएगा, यहां से निकाल लीजिए, नीचे लिख देता हूं, क्लियर। यहां से अगर मैं निकालूं तो साइन 60 बराबर क्या आएगा, यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी h/a। ठीक है।
समझ में आ रहा होगा h अपॉन ए। तो यहाँ से साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2, ठीक है, ए ऊपर पहुंच जाएगा तो h की वैल्यू अपने पास क्या आ गई √3/2 है। यही इसकी ऊंचाई होती है। तो क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है, ये नोट करके चलिएगा, ये अगर समझ में ना आए तो समझाने के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, साइन का फॉर्मूला लगाएंगे तो h की सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं, बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a², समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि हाइट कितना लंबा है वो है √3/2a। कोई भी अगर हमने कोई त्रिभुज है उसके अंदर, कोई समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई हमने एक वृत्त बना दिया है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। मान लीजिए मेरे पास ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड्स बराबर है मेरे पास, इस तरह बनाइए। इसके अंदर अगर मैं कोई वृत्त बना देता हूं, ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी, उसके लिए फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, लिख लीजिए। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंत्य है वृत्त की त्रिज्या a/2√3, a/2√3। तो इस तरह आपके फॉर्मूले निकल के आते हैं। ये हो गया क्षेत्रफल √3/4a², ये उसकी ऊंचाई हो गई √3/2a और उसका अंतःवृत्त की त्रिज्या। अगर परिवृत्त की पूछे, यानी कि अगर कोई त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, उसके अगर हम चारों तरफ सर्कल बना दें, मतलब बाहर की तरफ, अंदर नहीं बाहर की तरफ अगर सर्कल बनाते हैं तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अगर ये पूछता है तो क्या लिखेंगे, परिवृत्त की त्रिज्या के लिए सीधे सीधे इसमें से 2 हट जाएगा, डबल हो जाता है, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या, जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख देता हूं इस त्रिभुज के लिए। परिवृत्त की त्रिज्या यहां लिख लीजिए, परिवृत्त यानी कि सरकम सेंटर, जो सरकम सर्किल होगा उसकी रेडियस क्या होगी, सरकम सेंटर। तो परिवृत्त की त्रिज्या बराबर वो क्या होगी, a/, यहां 2 लगाता है, इसमें से 2 हटा देंगे, नीचे से बचेगा a/√3। तो ये 4 फॉर्मूले आपके समबाहु त्रिभुज पर निकल के आते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है अपने पास वो है विषमबाहु त्रिभुज, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी 2 साइड्स बराबर है। इस समद्विबाहु त्रिभुज को समझने से पहले हम विषमबाहु त्रिभुज समझ लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में सबसे पहले हमारे पास क्या निकल के आना चाहिए, परिमाप। परिमाप देख लीजिए, परिमाप क्या होता है मैंने अभी बताया था आपको, जितनी साइड्स हैं उनको ऐड कर दीजिए तो परिमाप की क्या आ जाएगा, a+b+c, ये सीधे सीधे इसका परिमाप आ गया। अब इसी के आधार पर हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, बराबर a+b+c/2। इसको हम अर्ध परिमाप को किससे शो करते हैं, इसको हम मानते हैं s। ठीक है, अर्ध परिमाप को हम s कहते हैं, यानी कि सेमी पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है a+b+c, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, बटे 2 कर दीजिए। अब इसी के आधार पर हम फॉर्मूला क्षेत्रफल का निकालेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, यानी कि एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, या विषमबाहु स्केलेन ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया क्या आएगा, लिख लीजिए। अंडर रूट लगाइए, अंडर रूट यानी बाहर 2 कड़ रही है। ठीक है, इसको हटा दीजिए, सब पता होता है जब कोई भी करनी ना हो तो हम 2 मान के चलते हैं। तो √2 है, यानी कि रूट है इसका। तो रूट करने के लिए क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए सीधे सीधे सबसे पहले एक बार परिमाप, अर्ध परिमाप, फिर अर्ध परिमाप माइनस पहली भुजा मल्टीप्लाई, सब में मल्टीप्लाई है, अर्ध परिमाप माइनस दूसरी भुजा मल्टीप्लाई अर्ध परिमाप माइनस तीसरी भुजा। ठीक है, तो एरिया जो निकल के आया वो अपने पास विषमबाहु यानी स्केलेन ट्राइंगल का हुआ है √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये फॉर्मूले आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ये पहले भी अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो प्लीज इसमें पढ़ लीजिएगा। वैसे मान के चलता हूँ अगर आपने मैथ पढ़ी होगी तो ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। और जिसको पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं या फिर मैथ आती नहीं है, जिन पे आर्ट साइड थी या कॉमर्स थी, तो इन फॉर्मूलों को आपको बच्चों याद जरूर करना है। इस तरह के जो फॉर्मूले हैं वो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो एरिया का जो फॉर्मूला निकल के आया वो अपने पास आया √s, s माइनस a, मल्टीप्लाई करना है इन सबका अंदर ही रूट में। ठीक है, इन पर क्वेश्चन करेंगे सारी चीजें। और अर्ध परिमाप यानी s का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है,
इन दोनों फॉर्मूले को नोट करिए। अच्छा, यहाँ ए बी और सी क्या है, इसकी भुजाएं, ये हमने बता दिया था डेफिनेशन में, ठीक है, अभी जब पढ़ाई थी। अब इसी के आधार पर हम समद्विबाहु त्रिभुज देख लेते हैं। बस इसमें चेंजेस क्या हुआ है, यहाँ सी की जगह भी ए आ गया है, तो फॉर्मूले सब सेम वही रहेंगे, बस कैसे निकालेंगे, अर्ध परिमाप क्या आ जाएगा, यानी कि सेमी पेरीमीटर। अगर मैं एक क्या करना है, सी की जगह सब में ए रख देना है, तो यहां रखूंगा मैं ए प्लस बी प्लस, यहां सी है तो ए रख दूंगा बाई 2, तो ये अपने पास सीधे सीधे आ जाएगा 2a प्लस बी बाई 2, ये अपने पास अर्ध परिमाप आ गया, ठीक है। दूसरा है अपने पास क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल अगर निकालूंगा, यहां भी a आ जाएगा सी की जगह, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए मल्टीप्लाइड एस माइनस बी मल्टीप्लाइड एस माइनस ए, तो ये बन जाएगा अपने पास अंडर रूट एस माइनस ए, 2 बार आ रहा है तो इसका अंदर स्क्वायर लग जाएगा, बड़ा मल्टीप्लाइड एस माइनस बी। तो इन फॉर्मूले के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। तो इसको अगर मैं और सॉल्व करना चाहूं तो क्या बन के आएगा अपने पास, ये बन के आ जाएगा स्क्वायर वाला रूट से बाहर निकल जाएगा, तो अंदर बाहर आ जाएगा एस माइनस ए रूट में एस माइनस बी। इस चीजों को आपको नोट करना है। ये फॉर्मूला हो गया, ये इसका एरिया हो गया, सॉरी ये क्षेत्रफल हो गया आइसोसेलेस का, ये अर्ध परिमाप आइसोसेलेस का, और ये विषमबाहु के लिए, ये समबाहु के लिए। ये सारी चीजें आपको नोट करनी है और डेली रिवाइज करना है। जो मैथ्स के हैं उनको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, जो मैथ्स जिन पर नहीं थी 11th 13 और 9th से, तो वो प्लीज इसको आप रिवाइज करिए, बार बार लिखिए, तो सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि कॉन्सेप्ट सारा जितना भी ये फॉर्मूले हैं वो सारे अभी हम सवालों में यूज करने वाले हैं, ठीक है। नोट करके चलिए। नोट करने का तो अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी जो हमने फॉर्मूले लिखाए हैं, कुछ कंसेप्ट देखे हैं, प्रॉपर्टी देखी है त्रिभुज की, उसी के आधार पर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म एक त्रिभुज बनाता है। मैंने बताया था आपको त्रिभुज कब बनेगा, जब दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा और किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से अंतर तीसरी से छोटा होगा। तो डिफरेंस और योग दोनों करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें 8 और 2 करके देखेंगे तो 11 10, और तीसरी भुजा क्या बची अपने पास 16, यानी कि दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटा आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन हटा दीजिए। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में देखिए 12 प्लस 16 मेरे पास हो जाएंगे 28, यानी कि 12 16 28 जो तीसरी भुजा यानी कि 20 से बड़े हैं। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। और डिफरेंस और देख लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी कि 4। 16 में से 12 जाएंगे, बचेंगे 4, जो कि 100% 20 से छोटा है। देख सकते हैं आप, यानी कि योग जो होगा, योग वो तो बड़ा होना चाहिए, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और जो अंतर होगा यानी कि डिफरेंस, वो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें दोनों की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, योग वाली भी और अंतर वाली भी, ठीक है। मान के चलते ये ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें देखिए 1907 थर्ड ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। 1907 अपने पास हो रहे हैं 26, 12 से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, सही है। अब क्या कह रहा है, 19 में से मैं 7 घटाऊंगा, डिफरेंस भी देखेंगे। 19 में से मैंने 7 घटाए, बचे 12, लेकिन 12 से छोटा नहीं है, तो ये माइनस वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो ऑप्शन हटा दीजिए, ये हट गया। अभी अपने पास ये बचा है, ये देख लीजिए। 5 और 6 हो रहे हैं अपने पास 11 कभी भी 13 से बड़ा नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन हट गया। तो अपने पास ऑप्शन क्या बचा, ये ऑप्शन बी। तो इस तरह आपको देखना है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे कि किस कौन सा योग वो त्रिभुज को शो कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह आप देखेंगे। पहले योग निकालेंगे, योग तीसरी भुजा से बड़ा है, फिर अंतर निकालेंगे, जो अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं पूर्णांक है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर, ठीक है। यदि एक भुजा 793 है तथा दूसरी भुजा 997 है, तो कितने त्रिभुज संभव होंगे। मान लीजिए एक त्रिभुज है मेरे पास, एक भुजा है मेरे पास 713, एक है 997, दूसरी 793, कोई सी भी ले सकते हैं। पूछ रहा कितने त्रिभुज संभव हैं।
पहले हम इसका क्या निकालेंगे, अंतर या योग, कुछ भी निकाल लीजिए। पहले अंतर देख लेते हैं दोनों भुजाओं का। 997 माइनस 793, 7 में से 3 गए 4, 9 में से 9 गए 0 और ये बचेंगे 204। डिफरेंस क्या है दोनों भुजाओं का, वो आया 204। अब इसका योग देख लेते हैं दोनों भुजाओं का, यानी कि सम या एडिशन। दोनों को ऐड करेंगे, 7 और 3 10 की 0, हासिल 1, 10 और 9 19, हासिल 1, 10 और 7 17। तो ये आया अपने पास योग 1790 और अंतर 204। अब हमने अभी क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी, दो त्रिभुज तभी संभव है जब अंतर से जो अंतर है उससे तो योग छोटा हो और योग जो है क्या है, सॉरी, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा हो और अंतर जो है छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बीच में ही आएंगे दोनों त्रिभुज। जितने भी त्रिभुज संभव होंगे वो अंतर और योग के बीच में ही आएंगे। ठीक है, तभी तो पॉसिबल होगा, यानी थर्ड साइड वही तो होगी। ठीक है, तो त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 204 से 1790 के बीच। ठीक है, तो 1790 और 204 के बीच के लिए हम n नंबर ऑफ त्रिभुज मान के चलते हैं, वही हमें संख्या पूछी है। तो घटाएंगे इसमें से इसको सीधे सीधे, तो बचेगा अपने पास 1790 माइनस 204, यही त्रिभुज होंगे अपने पास। तो माइनस किया तो ये बचेगा 6, ये बचेगा 8, ये बचेगा 5, ये बचेगा 1। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इसमें एक 204 से बड़ा भी लेना है। ठीक है, ये वाला काउंट नहीं करेंगे तो एक त्रिभुज और माइनस कर देंगे इसमें से, तो अपने पास बचेगा 1585। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपने पास, सेकंड। सीधे सीधे योग और अंतर निकालिए, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस में से एक त्रिभुज और माइनस कर लीजिए। ये कंसेप्ट आपका याद रखना चाहिए। ठीक है, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। मैं कंसेप्चुअली क्वेश्चन कराऊंगा मेंसुरेशन के, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। ये तो कंसेप्ट वाले हो गए या प्रॉपर्टी वाले हो गए, उसके फॉर्मूले वाले क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं त्रिभुज में किस टाइप के बनते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। अभी हमने समबाहु त्रिभुज के लिए दो फॉर्मूले देखे थे। एक तो देखा था क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर। और उसकी ऊंचाई के लिए देखा था हमने, ऊंचाई के लिए सीधे सीधे देखा था √3/2 मल्टीप्लाइड a। ठीक है, अब हमें ऑलरेडी ऊंचाई यानी h दे रखा है, तो h कितना है, 2√3 बराबर किसके लिखेंगे हम, जो फॉर्मूला है अपने पास उसके। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, यहां से हम a यानी भुजा की माप निकाल लेंगे। a क्या है यहाँ पर, भुजा, एक त्रिभुज की भुजा क्या है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, √3 से √3 काट देंगे, तो a की माप कितनी आ गई अपने पास, सीधे सीधे 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 टाइम कट गए, तो बचेगा a बराबर 4 सेंटीमीटर, उसकी भुजा की माप आ गई। अब कह रहा क्षेत्रफल, सीधे सीधे क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, एक पावर से 16 मान लेते हैं इसको, तो एक पावर काट देंगे, तो ये आ जाएगा 4√3। इसका ये एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, जब भी कोई भुजा दे रखी होती है तो उस पर स्क्वायर कर दिए, अगर मीटर में होती तो मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की इकाई हो जाती। ठीक है, तो 4√3 भुजा का स्क्वायर, इसका 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 20, 21, 29 है, ये कैसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं अलग है, ये है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, याद रखिएगा। तो परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। विषम बाहु में क्या होता है, ए होता है, बी होता है और सी होता है। परिमाप के लिए क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, तो परिमाप सीधे सीधे आ जाएगा। परिमाप यानी कि 20 + 21 + 29, तो सीधे सीधे परिमाप कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 50, 50 और 20 70। ठीक है, अब एरिया और पूछ रहा है परिमाप के लिए। ठीक है, अब एरिया और पूछ रहा है, एरिया क्या होगा, यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है √, अभी पढ़ा था हमने जब विषम बाहु त्रिभुज, तो s - a, s - b और s - c। ठीक है, s क्या है, अर्ध परिमाप, परिमाप हमें पता है, तो अर्ध परिमाप की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70/2। ये अभी मैंने फॉर्मूले पढ़ाए थे उसी पर है, यानी कि a + b + c/2 अर्ध परिमाप होता है। 2 से 70 35 बार कट जाएगा, सीधे अंदर रख देंगे इसमें अब सबकी वैल्यू। s निकाल चुके हैं, a b c ऑलरेडी दे रखी है, तो a s है 35,
और 35 माइनस ए यानी कि 20। दूसरे पॉइंट में 35 माइनस 21 और तीसरे पॉइंट में 35 माइनस 29। ठीक है, इस तरह आप सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले क्या ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो 35 को ऐसे लिखे रह देंगे 35 में से 20 गए 15, 35 में से 21 गए 4 और ये बचेंगे 1। मल्टीप्लाई लगाएंगे सबके बीच में और यहाँ बचेगा 15 में से 9 गए 6 और यहाँ 2 में से सीधे सीधे आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये अपने पास सॉल्व करके ये आ गया अपने पास 35 गुणा 35, इसमें ही मल्टीप्लाई लगा लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। 35 गुणा 15 गुणा 14 गुणा 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या है, रूट है सब पे, तो उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 35 के हो जाएंगे 5 गुणा 7, 5 7 35। 15 के हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा, ये सारी चीजें मैंने सबसे पहले वाले चैप्टर गुणनखंड और एलसीएम वगैरह में सिखाएंगे। तो 15 गुणा 3, 15 को लिखेंगे 15, 3 गुणा 5। 14 के करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 गुणा 7। 6 के करेंगे 2 गुणा 3। अब रूट में से बाहर निकालनी चाहिए, बहुत सिंपल है, जोड़े बनाएंगे, मैंने बताया था पहले भी। सबसे पहले 3 का जोड़ा एक बाहर आएगा, तो बाहर आके क्या बन जाएगा, केवल 3। 5 वाला एक जोड़ा है, ये भी बाहर निकाल लीजिए, ये आ गया 5। 7 वाला एक जोड़ा है, इसको भी बाहर निकाल लीजिए। 2 वाला एक जोड़ा है, इसको भी बाहर निकाल। इसी तरह आपको क्वेश्चन वहां एग्जाम में सॉल्व करना है। ये नहीं सबका मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर रूट निकाल रहे हैं। जोड़ा निकालिए, अभाज्य गुणनखंड लिखिए, सीधे सीधे उनके जोड़े निकाल के, जोड़े बना के सीधे बाहर निकालिए। ठीक है, तो जो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 3 सत्ते 21, यानी कि 210 इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट नहीं है इसमें, सीधे सीधे फॉर्मूले हैं। कंसेप्ट खाली चीजें निकालने के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूले आधारित इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें एक कंसेप्ट याद रखिएगा, मैंने पहले आपको उसमें ट्रिग्नोमेट्री में बताया था। कोई भी समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, अगर इसमें ये 90 है तो 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, और ए बी सी अगर मैं मान लेता हूं ये 90 डिग्री, और ये क्या बन जाएगा, ये होगा लंब और ये आधार। ठीक है, तो इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो याद रखिएगा ये चीजें। ठीक, अब इसमें यूज होंगी इसलिए मैं बता रहा हूं। इसमें कह रहा है इसमें कह रहा है पीएस कोई ट्राइंगल है, पी क्यू आर एस। इसमें एस क्या है, इससे क्यू से हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको लिखना भूल गया। क्यू से एस पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो इसमें कह रहा है पी एस बराबर एस आर बराबर एस क्यू, यानी कि पी एस बराबर है एस आर बराबर एस क्यू के। ये तीनों भुजाएं बराबर दे रखी है। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ये 54 डिग्री है। ठीक है, निकालेंगे कैसे, सिंपल तरीके से। आप ये 54 है, तो अगर मैं मान के चलूं, देखिए इस वाली भुजा के सामने ये एंगल है। ठीक है, अगर ये 54 है, अगर ये भुजाएं दोनों बराबर है, ये बराबर इसके हैं और ये x है, तो इनके सामने वाले जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। यानी इस भुजा के सामने वाला और इस भुजा के सामने, इसके सामने x है तो ये भी एक x हो जाएगा। ठीक है, तो x बनने के बाद अब क्या करेंगे, ये भुजाएं दोनों में युभनिष्ठ है, ये 54 है तो ये भी 54 हो जाएगा। ठीक, अब इस वाले ट्राइंगल में देख लीजिए, ट्राइंगल कौन सा, त्रिभुज एस आर क्यू में, एस आर क्यू क्या है, ये प्लस ये बराबर कितना होगा 180। एक ही ट्राइंगल के जितने एंगल, ट्राइंगल के अंदर जितने कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180। तो लिख लेंगे एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल आर क्यू एस। ठीक है, वो कितना होगा 180। तीनों की वैल्यू हमें पता है, ये है अपने पास, एक है एस आर क्यू, वो कितना है अपने पास 54 प्लस क्यू एस आर वो कितना है 90, और आर क्यू एस की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू पूछी है बराबर 180 के। तो यहां से सीधे सीधे सॉल्व करेंगे, एक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 54 कितने हो रहे हैं 144।
तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। 180 में से 144 घटा देंगे तो ये बचेगा 6, 7 में से 36 डिग्री। ठीक है, तो 36 डिग्री जो है वो एक्स का मान हो जाएगा। इस तरह आपको कंसेप्ट याद रखना है कि समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट क्या कहता है। ठीक है, इसी के आधार पे एक क्वेश्चन और है। इसमें कह रहा है एक ट्राइंगल है एबीसी, इसमें डी तक बढ़ाया गया है। ए बी बराबर है बीसी के, ए बी बराबर है बीसी के, ये दोनों बराबर है, तथा एंगल ए बी सी 90 है, ये 90 दे रखा है। तो बीसीडी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो बीसीडी का मान क्या होगा, यानी कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हमसे पूछा गया है। कैसे निकालेंगे इसको, सिंपल तरीका वही, दो भुजाएं, इनके सामने वाले कोण बराबर होंगे, यानी कि अगर ये x है, इस भुजा के सामने ये है, तो इस भुजा के सामने वाला भी बराबर होगा। इस ट्राइंगल में आ जाइए, तो 90 प्लस एक्स 90 प्लस एक्स बराबर कितना होगा 180 के। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 90, x बराबर आ जाएगा 45। ठीक है, अब जब x 45 है और ये पूरी एक सीधी रेखा यानी रिजु रेखा है, तो x प्लस ये कितना हो जाएगा 180 इसको, तो ये हो जाएगा x यानी कि 45 प्लस एंगल BCD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल BCD बराबर हो जाएगा 180 माइनस 45। ठीक है, ये बचेंगे अपने पास 5, 7 में से 4 गए 3, तो ये आ जाएगा अपने पास 135 डिग्री। ठीक है, इस तरह आपको समकोण त्रिभुज वाला जो है कंसेप्ट याद रखना है। ये मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि ये पहले ट्रिग्नोमेट्री में भी मैं समझा चुका हूं, तो आपको इस तरह से आपको करने हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, यानी कि त्रिभुज वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया, फिर वर्ग, फिर आयत, इस तरह हम सारे के सारे टॉपिक खत्म करते चलेंगे। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी क्वेश्चन कोई नहीं फंसेगा एग्जाम में और आसानी से आप कर लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।